नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बता दूं कि ईरान युद्ध बेहद खतरनाक हो चुका है। और यहाँ पे जो पहली लाइन लिखी है कि 100% अमेरिका इजराइल की हार, CIA DIA की खुफिया रिपोर्ट का बहुत बड़ा खुलासा। ये हकीकत में एक ऐसी रिपोर्ट है जो साफ साफ इशारा कर रही है कि ईरान युद्ध के ट्रैप में बुरी तरीके से अमेरिका और इजराइल फंस चुके हैं। आपको बता दूं 28 फरवरी 2026 को सुप्रीम लीडर 86 साल के अली खामनेई मारे जा चुके हैं। वो हम सबको पहले से ही पता है। अब उनकी जगह जो कमान संभाली हुई है वो है 56 साल के मुस्तफा खामनेई, जो अब पूरी तरीके से मैदान में उतर चुके हैं। और हैरानी करने वाली बात यह है कि इनके बारे में 2-3 तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि आखिर ये पूरी अपनी फोर्स को, यानी कि ईरान की सेना को, IRGC को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे उन्हें आदेश दे रहे हैं, कैसे वो ये तय कर रहे हैं कि हमें कब और कहां कैसे हमला करना है। इसकी बहुत ही बारीक डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पे आप मान के चलिए, ये जो यहां पे 2 शब्द लिखे हैं मैंने, CIA और DIA, ये दोनों अमेरिका की खुफिया एजेंसियां हैं और इन दोनों के काम इतने विस्तारित, इतने व्यापक हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और अगर ये अपनी रिपोर्ट में ये दावा करते हैं कि ईरान का सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता, और CIA बोल रही है कि ईरान का सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता, और DIA बोल रही है कि ईरान को हराना बहुत मुश्किल है, और अगर हम ऐसा सोचते हैं कि युद्ध जल्दी खत्म होगा, तो DIA यानी कि जिसको बोलते हैं डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, ये अमेरिका की एक ऐसी एजेंसी है जो दुश्मन की एक एक सैन्य ताकत पर, उसके कमांडर्स पर पूरी निगाह रखती है। उसके सैटेलाइट्स का व्यापक एक नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और उसी के आधार पे ये पूरी अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। अब सवाल उठता है कि जो सुबह से बड़ी बड़ी खबरें और बड़े बड़े दावे किए गए ट्रंप की तरफ से कि और उन्होंने G7 की मीटिंग्स में बोला कि मैं आपको बता दूं, हम ईरान युद्ध जीत चुके हैं और बहुत जल्द ईरान जो होगा वो बिना शर्त सरेंडर करेगा, ऐसा ट्रंप ने सुबह सुबह दावा किया। और पूरे दिन वो हेडलाइन रहा। पश्चिमी मीडिया, अरब की मीडिया और अपनी एशिया की जो मीडिया, वो इस बात में लगी रही कि आखिर ईरान के संग ऐसा क्या हुआ है कि ट्रंप ये दावा करने लगे हैं कि हम जो हैं ईरान युद्ध जीत रहे हैं और ईरान जो है वो बिना शर्त सरेंडर करने वाला है। लेकिन क्या हुआ, इस बयान के मुश्किल से अभी 10 घंटे भी नहीं बीते हैं। अब अमेरिका के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी शक्ति दो कि हम इस ईरान युद्ध को अगले हफ्ते में किसी भी कीमत पर जीत लें। तो यहाँ पर यही नहीं समझ में आ रहा है कि ट्रंप की जो सरकार है या अमेरिका जो इतना बड़ा जुआ खेला है ईरान युद्ध के अंदर, उसमें 12-12, 10-10 घंटे के अंदर बयान कैसे बदल रहे हैं। और यही सारे सबूत हैं जो साफ साफ बता रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका और इजराइल का आपस में तालमेल नहीं रह गया है कि किसको कैसे बचना है, कैसे हमला करना है। और उससे यह भी पता चलता है कि अमेरिका को खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि इस युद्ध को वो कैसे जीते। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहां से जीते। इसका हम पूरा आपको डिटेल बताएंगे। पहले की 2-3 खबरें अभी आप लेटेस्ट जान लीजिए। अभी हमने जो खबर में यहाँ पे जो डाला हुआ है आंकड़ा, उसमें लिखा था कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अब तक 6000 अड्डों पर अटैक किया है ईरान में। लेकिन अभी जब मैं यहाँ पे आके खड़ा हुआ तो एक लेटेस्ट डेटा पेंटागन की तरफ से जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने अब दावा किया है कि हम 15,000 ईरानी ठिकानों पर या ईरान के अंदर ठिकानों पर हमला कर चुके हैं, जिसमें 1600 किलोमीटर में फैली जाग्रोस की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर मिसाइल शहर ईरान के बसे हुए हैं, जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में मिसाइलें बताई जाती हैं। और ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिका अभी तक भांप ही नहीं पाया है कि ईरान की मिसाइल पावर, ड्रोन पावर कितनी है। और इन सब के पीछे एक ऐसा खेल सामने आया है जिसका खुलासा खुद DIA और CIA कर रहे हैं। और उनका 2 टूक कहना है कि याद रखिए, ईरान युद्ध के पीछे रूस और चीन ने एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। आपको मैं बता दूं कि रूस को लेकर तो अमेरिका की CIA और DIA ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि हमारे पास कुछ ऐसे खुफिया इनपुट हैं जिसमें साफ पता चल रहा है कि अमेरिकी युद्धपोत, अमेरिकी जेट्स, अमेरिकी सैन्य ठिकानों के बारे में जो एग्जैक्ट लोकेशन है, रियल टाइम लोकेशन है, वो ईरान को बड़ी आसानी से मिल रही है। और इस दोनों के बीच में जो कड़ी का काम कर रहा है वो चीन कर रहा है। चीन के बारे में भी मैं आपको 2 चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि कैसे चीन का एक बहुत 2 बड़े जो जहाज हैं, कॉमर्शियल जहाज जिसको बोलते हैं, व्यापारिक जहाज, वो बहुत तेज़ी से ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। और उन्होंने सख्त चेतावनी दी इन 2 जहाज़ों को लेकर कि अगर अमेरिका ने इन 2 जहाज़ों पर हमला किया तो चीन सीधे युद्ध में कूदेगा। आखिर उस जहाज़ों के अंदर ऐसा क्या है कि चीन को इतना बड़ा और सख्त बयान अमेरिका और इजराइल को देना पड़ा है। इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। पहले हम खबर चलते हैं कि DIA और CIA ने ऐसा क्या बोला है जिसके बाद ट्रंप के हाथ पैर सुन्न पड़ गए हैं। और जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के, पीट हेगसेथ, वो ये कहने को मजबूर हुए हैं
कि अगले हफ्ते जो हमारा हमला होगा वो अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा और हम इस युद्ध को अब तब तक करेंगे कि जब तक हम ये युद्ध पूरा जीत नहीं जाते। तो आखिर में सवाल उठता है कि ट्रंप ने जो सुबह बयान दिया था G7 मीटिंग्स में नेताओं को कि हम तो ईरान युद्ध जीत चुके हैं और बिना शर्त ईरान सरेंडर करने जा रहा है, लेकिन आपको बता दूं ईरान के अंदर से उनको जवाब तुरंत ही मिल गया था और उसका सबसे पहला जो जवाब दिया गया वो दिया गया राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की तरफ से। उन्होंने बोला कि अगर ट्रंप ये सपना देख रहे हैं कि ईरान सरेंडर करेगा तो उनको ये सपना तभी पूरा होगा जब वो कब्र के अंदर चले जाएंगे। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए, उन्होंने सीधा बोला है कि जब ट्रंप कब्र में होंगे तभी वो ऐसे सपने देखें, ज़मीन के ऊपर वो इस तरीके का कोई भी सपना ना देखें कि ईरान सरेंडर करने वाला है या ईरान हार गया है। अगर अभी तक का हम युद्ध देखें तो 2 हफ्ते का युद्ध हो चुका है और अगर अभी ज़मीन पर हम देखें तो ये निश्चित है कि ईरान को भयानक नुकसान हुआ है। उसके 130 शहर, 31 प्रांतों के 130 शहरों को चुन चुन के टारगेट किया गया है। तेहरान, केरमानशाह और करज, ये ऐसे शहर हैं ईरान के जिनको निस्ता नाबूद करके रख दिया है इजराइल और अमेरिका ने, दोनों ने मिलकर। और नो डाउट उनकी जो मिसाइल पावर, उनके जो बॉम्बर्स हैं, उनके जो फाइटर जेट्स हैं, वो इस वक्त पूरे आकाश में आराम से घूम रहे हैं, क्योंकि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है। अगर ईरान अपने बलबूते पर लड़ाई लड़ रहा है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास अभी भी मिसाइल की पूरी ताकत है, उसके पास अभी भी घातक ड्रोनों की पूरी कहते हैं ना कारखाने, की जो बंकर्स हैं वो भरे पड़े हैं। इसीलिए अब अमेरिका ये सोचने पे मजबूर हो गया है कि आखिर हम ईरान से कब तक लड़ेंगे और क्यों लड़ेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2-3 चीज़ें बड़ी स्पष्ट मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो खर्च हुआ है अमेरिका का बता रहा हूँ, इजराइल का भी मैंने इसमें खर्च नहीं जोड़ा है, वही 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। और ये मैं आपको सिर्फ 6 से 7 दिन का आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। 1.5 लाख करोड़ रुपया अब तक अमेरिका अकेले फूंक चुका है। और एक आंकड़ा और भी आया है कि जब युद्ध शुरू हुआ था तो शुरू के 48 घंटे में ही लगभग 46,000 करोड़ रुपया अमेरिका का अकेले फूंक चुका था। और हैरानी की बात यह है कि जब B-2 बॉम्बर्स को उड़ाया जाता है तो उसकी 1 घंटे की कॉस्ट 25 करोड़ रुपए निकल के आ रही है। तो आप ये समझ लीजिए जिस टैरिफ से ट्रंप ने अरबों डॉलर कमाए हैं वो पानी की तरह निकल रहा है, रेत की तरह फिसल रहा है ट्रंप के हाथों से। आपको मैं बता दूं कि अप्रैल 2025 से और फरवरी 2026 तक जो टैरिफ से कमाई की है ट्रंप, जो युद्ध के डैडी ट्रंप ने, वो लगभग की है 24 लाख करोड़ से लेके 26 लाख करोड़ तक। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर 2 हफ्ते की जंग से पहले यानी कि 6 से 7 दिन में ही अगर 1.5 लाख करोड़ रुपए, 1 से 1.5 लाख रुपया खर्च हो रहा है, तो अगर लंबा युद्ध चल गया, कुछ महीने का चल गया या 8 या 9 हफ्ते का भी चल गया, तो ईरान की क्या हालत, वो अमेरिका की और इसराइल की क्या हालत होगी। अब आता सवाल कि ईरान ने जो अभी तक जो अपने अटैक किए उसका पैटर्न क्या रहा है। उसका पैटर्न बड़ा ही घातक रहा है। ईरान ने, ऐसा लगता है कि इस युद्ध को करने के लिए तभी तैयारी शुरू कर दी थी जब जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने पहली बार अटैक किया था और 12 दिन का युद्ध चला था। अब यहाँ पे ईरान की जो होमवर्क था या जो युद्ध की तैयारी थी वो कमाल की थी। अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक 2,500 से 3,000 बैलिस्टिक वो मिसाइलें यूज़ कर चुकी हैं, जिसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं और क्रूज़ मिसाइलें भी हैं। इसके अलावा 3600 से ज़्यादा उसने अपने आत्मघाती ड्रोन यूज़ करें, जिसमें आरास 2 भी है, शाहिद 136 भी है और उसके बाद शाहिद 238 भी है। ये वो ड्रोन्स हैं जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। आपको एक आंकड़ा और हैरान करने वाला बताता हूँ कि खाड़ी देशों पर ही अकेले 1300 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन वो अब तक दाग चुका है। तो आप लगाइए कि जो खाड़ी की जो देश जिसमें हम आपको बता रहे हैं ना, कुछ देशों से बुरी तरीके से भन्नाया हुआ है ईरान, उसमें नंबर 1 पर आता है यूएई में तो दबा के वो अटैक कर रहा है और वो छोड़ ही नहीं रहा। कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन कोई ड्रोन या मिसाइल वहाँ ना फटे। दूसरे नंबर पर बहरीन भी आता है। बहरीन और कतर में होड़ लगी है कि ईरान किस पे ज़्यादा अटैक करता है। बहरीन की में सबसे पहले क्या किया, जो वहाँ 5वीं फ्लीट थी नौसेना की अमेरिका की, उसके ऊपर सबसे पहले अटैक किया। उसी के बाद ट्रंप का जो माथा था वो चकरा गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुवैत, सऊदी अरब, ये जो सारे देश हैं और कतर, ये जो सारे देश हैं वो बौखला गए हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और सबसे चौंकाने वाला जो हमला ईरान इस वक्त कर रहा है वो है ओमान एकमात्र ऐसा देश था जिस पे ईरान आंख मूंद के भरोसा कर रहा था 28 फरवरी से पहले। लेकिन 28 फरवरी के बाद अचानक ईरान के जो तेवर थे IRGC के या वहाँ के सुप्रीम लीडर की जो कमांड लोग संभाले हुए हैं, उनका ओमान से पूरी तरीके से भरोसा उठ चुका है। सबको ये लग रहा है कि अली खामनेई को जो 28 फरवरी को मारा गया उसमें कहीं ना कहीं ओमान मोहरा बना और उसने कुछ ऐसे
सिग्नल्स या उसके ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज के जो आंकड़े थे या डेटा थे या लिंक्स थे, वो अमेरिका तक पहुंचे, वो इजराइल तक पहुंचे और उसके बाद खामनेई को टारगेट किया गया। और इसमें एक चीज़ बात और निकल के आ रही है कि ओमान ने ईरान को इतने भरोसे में लिया कि जब तक मैं इधर से ना नहीं कहूँगा तब तक ये तुम्हारे ऊपर कोई हमला नहीं होगा। और यही भरोसा जो था वो ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके जो जेड कुशर जो दामाद हैं ट्रंप के, उन दोनों ने ओमान के विदेश मंत्री को दिया था कि जब तक हमारी बात फाइनल नहीं हो जाएगी, तीसरे दौर की वार्ता पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक हम कोई हमला नहीं करेंगे। और शायद इसी को कहते हैं ना विश्वासघात को ईरान समझ नहीं पाया और 28 फरवरी को खामनेई को मार दिया गया। खैर कोई बात नहीं, खामनेई मारे गए, लेकिन उसका एक निगेटिव ये रहा कि एक बहुत 46-47 साल का जो शासन का चेहरा बने हुए थे खामनेई, वो ख़त्म हुआ। लेकिन उनके मरने के जो 8-10 दिन के बाद जिस तरीके से मुस्तफा खामनेई आए हैं, उनकी जो धाक है, उसकी जो धमक है, वो अमेरिका और इजराइल पर बहुत बुरी तरीके से सिर पर हावी है। क्योंकि इनके बारे में आपको मैं बता दूं, ये 56 साल के मुस्तफा खामनेई हैं। इनके बारे में दावा किया जाता है कि 2-3 चीज़ों पे इनका बड़ा सटीक पकड़ है। पहली, IRGC के जितने भी टॉप कमांडर हैं वो इस चेहरे के ऊपर मरने मारने को उतारू हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इनका शूरा होता है जिसमें 88 मौलवीज होते हैं जो सुप्रीम लीडर को चुनते हैं, उसका लगभग 90% सब इनके फेवर में है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको खुद मिसाइलों के भंडार और मिसाइलों की टेक्निक उसी वक्त बता दी गई, उसी वक्त समझा दी गई थी, उस रणनीति को समझा दिया गया था जब सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने बोला था कि हमने जो जून 2025 का हमला झेला है, उसके बाद हमें कल्पना से परे अपनी युद्ध की तैयारियां करनी है। और उसी का नतीजा है कि जो जागरोस की पहाड़ियां 1600 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई हैं, वो आज ईरान का सबसे बड़ा मिसाइल भंडार बन चुके हैं। अमेरिका थक गया है बम मार मार के। अमेरिका समझ नहीं पा रहा है कि हम कहाँ किसको क्या उड़ाएं। वो बार बार दावे कर रहा है कि हमने उनका 60% मिसाइल भंडार उड़ा दिया है। वो बार बार दावे कर रहे हैं ट्रंप कि हमने 6 से 7 हज़ार, सुनिए, 6 से 7 हज़ार हमने मिसाइलें ईरान की उड़ा दी हैं। इतनी तो मिसाइलें खुद ईरान ने क्लेम नहीं की थी कि उसके पास हैं, लेकिन ट्रंप जो हैं वो बोलते हैं तो फिर बोलते ही चले जाते हैं। उन्होंने बोला कि साहब हमने एक ही धमाके में इनकी 7-8 हज़ार मिसाइलें थीं वो उड़ा दी। अब स्थिति ये है कि ईरान जो है वो इनके लिए एक गले की हड्डी बन गया है। गले की हड्डी कैसे बन गया है? गले की हड्डी का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो 4 ऑब्जेक्टिव थे, यानी कि 4 इनके जो मकसद थे, जो मिशन थे अमेरिका और इजराइल के, उनमें से एक भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सबसे पहला था कि भाई वो यूरेनियम कहाँ है जो 460 केजी जिससे 10 से 11 एटम बम बनाए जा सकते हैं, वो अब तक क्यों नहीं मिला और वो तबाह अब तक क्यों नहीं हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान के पास जो इतनी घातक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें फतेह 1, फतेह 2, खुर्रम शहर 4 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज़ मिसाइलें, इमाद, गदर, ऐसी मिसाइलों का जखीरा आखिर कितना है, इसका कैलकुलेशन बिल्कुल गलत था। उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि इनके पास कितनी मिसाइलें हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उनको ये पूरी उम्मीद थी कि तेहरान की सड़कों पर खामनेई का तख्ता पलट देखते हुए वो देखेंगे, और इसकी उनको पूरी कल्पना उन्होंने कर ली थी कि जैसे ही 48 घंटे पूरे होंगे हमारे भीषण हमले के और खामनेई को हम मार देंगे, उसके बाद तेहरान की सड़कों पर तख्ता पलट की जश्न की तस्वीरें दिखाई देने को मिलेंगी। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि ट्रंप और नेतन्याहू ने एक भी ऐसी तस्वीर तेहरान के मुख्य चौराहों पर नहीं देखी है। दूर दराज के इलाकों में जरूर कुछ लोगों ने जश्न मनाया जो कुर्द इलाके थे, इसके अलावा कहीं कोई जश्न की तस्वीर नहीं दिखी। आज की तारीख में पूरा ईरान जो है वो बर्बादी के कगार पर है। वहाँ पर अब बहुत जल्दी हो सकता है अंधेरा हो जाए। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने आज एक बयान दिया है कि हम पूरे ईरान को अंधेरे में डुबो देंगे और इतने बम मारेंगे कि दोबारा वहाँ पे कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचेगा। तो IRGC के एक कमांडर हैं जब्बार, उन्होंने क्या बोला है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अंधेरा करो, हम फिर जब तुम्हें अंधेरे में काटेंगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम किधर से आए और किधर हमने तुम्हें कब्र में पहुँचा दिया। तो यहाँ पर जो भाषा है बयानों की, वो ज़मीन से ज़्यादा खूनी हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि पूरे सुसाइडल मोड में ईरान जा चुका है। और IRGC के जो कमांडर्स हैं वो अभी भी बहुत बड़ी तादाद में हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अब तक नौसेना के, ईरानी नौसेना के 50 से ज़्यादा युद्धपोत डुबो दिए गए हैं। अब तक ऐसा दावा किया जाता है कि उनकी जो एयरफोर्स है ईरान की, वो लगभग 90% साफ़ हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद आपको पता ही है कि ईरान की एयरफोर्स का कोई मतलब ही नहीं था। उसके पास 70 और 80 के दशक के फाइटर जेट थे जो आज कहीं टिकते ही नहीं हैं। तो उसने तो उनको खुले में ऐसे छोड़ दिया कि चलो तुम इसी पे थोड़े से बम मार लो। लेकिन ये जो मेन उसकी ताकत है ईरान की, वो है उसकी खुर्रम शहर 4 जैसी मिसाइलें, सेजल जैसी मिसाइलें। ये वो मिसाइलें हैं जो सीधे इजराइल
कि तेल अवीव पे अटैक कर रही हैं। ये वो हैं जो हाइफा को उड़ा रही हैं, जो बहुत बड़ा बंदरगाह है इसराइल का। ये बेन गुरियन जो उनका सबसे बड़ा कहते हैं ना एयरपोर्ट या एयर बेस है, उस तक पहुंच चुकी हैं। और ऐसे दावे किए जाते हैं कि दक्षिणी जो तेल अवीव का इलाका है वहाँ बहुत बुरी तरीके से तबाही हुई है, बहुत ही बुरी तरीके से। और आप देखिए हिजबुल्लाह ने क्या काम किया। हिजबुल्लाह लेबनान पे क्यों अटैक करने लगा अचानक इजराइल? इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह ने देखा कि अब ईरान ने बहुत हद तक इनके एयर डिफेंस को चकमा दिया है, और आयरन डोम, एरो 3, एरो 4 और पैट्रियाट और थ्रेड जैसी जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच चुका है। तो इसका लाभ लेते हुए अब लेबनान की तरफ से उत्तरी इजराइल के ऊपर 10-10 मिनट में 100-100 रॉकेट दागे गए। और उत्तरी इजराइल में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो हिजबुल्लाह की वजह से इजराइल को हो रहा है। और इसीलिए खामनेई ने बोला है कि इन सब की जो जड़ है वो कौन है? वो हैं मुस्तबा खामनेई, 56 साल के। और इसीलिए नेतन्याहू ने क्या बोला है कि हम मुस्तबा खामनेई को मार देंगे, हम एक भी लीडर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उनको पैरों में मामूली चोटें आई हैं, लेकिन ईरानी मीडिया के कुछ सोर्सेज के हवाले से दावा किया जा रहा है कि मुस्तबा खामनेई की स्थिति बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। आज तो खैर पेंटागन ने भी इसको लेके बोला है कि मुस्तबा खामनेई की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। उनके पैर और जो पेट वाला हिस्सा है जिसमें लीवर है उसको बहुत ही ज़्यादा गहरा घाव आए हैं, जिसकी वजह से वो इस होश में ही नहीं है कि इस समय ईरान में कहाँ हमला हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में शायद उनको नहीं पता है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आदमी को ये भरोसा हो जाए कि मेरा लीडर जिंदा है, तो वो कोमा में हो और चाहे वो कब्र के अंदर हो, जो लड़ाके होते हैं वो यही मान के चलते हैं कि मेरा लीडर मेरे पीछे खड़ा है। और यही खामनेई जब मारे गए, जिनको वहाँ बोलते हैं ना कि सबसे बड़ी ईरान के लिए अगर किसी ने शहादत दी है तो अली खामनेई ने दी है, उसी का नतीजा है कि आज पूरा ईरान जो है वो ऐसे लड़ रहा है कि जैसे खामनेई मौजूद हों। वो आज भी ऐसे लड़ रहा है कि जैसे उसके सारे कमांडर जिंदा हों। इसी तरीके से जो ट्रंप हैं उनके लिए जो DIA की रिपोर्ट आई है, मैं फिर से आपको बता दूं, ये डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो पेंटागन, जो रक्षा मंत्रालय बोला जाता है अमेरिका का, उसके अंडर में ये काम करती है। और ये एक रिपोर्ट तैयार करती है जो वॉशिंगटन DC को दी जाती है। और वहाँ पे ये क्लियर कट बताया जाता है कि दुश्मन की क्या ताकत है, क्या कमज़ोरी है, उसके पास कितनी मिसाइलें हैं, वो कब तक हमला कर सकता है, कब तक हमला नहीं कर सकता है। और मज़ेदार की बात यह है कि इनकी जो DIA की जो रिपोर्ट आई है, जो दी गई है, उसके बारे में उसको पकड़कर ट्रंप ने अपना माथा पीट लिया है कि यार ये कैसी रिपोर्ट दे रहे हो। मुझे तो बताया था नेतन्याहू ने कि बस कुछ हमें यहाँ अटैक करना है, यहाँ अटैक करना है, उसके बाद हमारा तख्ता पलट हो जाएगा और आराम से हम लोग क्या करेंगे, ईरान को अपने कब्जे में ले लेंगे। वहाँ जो रज़ा पहलवी अमेरिका में बैठे हुए हैं उनको आराम से वहाँ का शासक बनाएंगे और फिर हम जैसे चाहेंगे वैसा हम ईरान को अपना घुमा लेंगे और बिल्कुल वेनेजुएला बना देंगे। थोड़ा सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इतना ही तो होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी हुआ ही नहीं। ये इनके लिए कोड़ में खाज बन गया है। नेतन्याहू और ट्रंप के लिए ईरान युद्ध कोड़ में खाज बन गया है। आज की स्थिति में अगर नेतन्याहू जरा भी ढील दे दें तो 48 घंटे के अंदर खाड़ी से और सब अड्डों से अमेरिका की सेना वापस जाने लगेगी, ये तय है। सिर्फ नेतन्याहू के भारी दबाव के चक्कर में ट्रंप जो है वो अपना फैसला सही से ले नहीं पा रहे हैं और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि नहीं, अब तो युद्ध खत्म हो चुका है। मतलब वो पूरी दुनिया में ये एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि ईरान हार गया है, मैं जीत गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। नेतन्याहू कह रहे हैं भैया कहाँ जा रहे हो, पैर पकड़ रहे हैं, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो चले जाओगे यहाँ से, आपका जो घर है वो तो 7-8 हज़ार या 11 हज़ार किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ ये हमको अकेले में मारेंगे। और इधर भी क्या हुआ, इधर ईरान ने बोला है कि अगर खाड़ी के देशों से यानी कि पश्चिमी एशिया में जितने भी अड्डे हैं, अभी जो मेन अड्डे हैं जिन पे अटैक किया वो हैं 27, टोटल मिला के हैं 7 अड्डे अमेरिका के। उसका बिल्कुल क्लियर कट कहना है ईरान के कमांडर्स का कि अमेरिका की सेना को यहाँ से तुरंत वापस जाना पड़ेगा, वरना इसके अंजाम बहुत ही भयानक होंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो आपने मामला देखा ही है वो आपको पता ही है, रोज़ तेल के टैंकरों में धमाके कर करके जो तेल की कीमतें वो $100 के पार जा चुकी हैं। और ऐसी स्थिति ये है इसलिए आई है क्योंकि रूस और चीन ने जिस तरीके से ईरान की अब तक मदद की है उसको जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं वो कोड़ में खाज बन गया है। आपको बताएं सबसे लेटेस्ट जो बयान आया है, जो चिंता जाहिर की है, वो ब्रिटेन के रक्षा मंत्री हैं जॉन हीली ने क्या बोला है कि मैं आपको पक्के तौर पर बता सकता हूं, मेरे पास ऐसी खुफिया रिपोर्ट्स हैं, मेरे पास ऐसे सबूत हैं कि ईरान युद्ध में पुतिन का अदृश्य हाथ आ चुका है और वो पूरी ताकत से ईरान की मदद कर रहे हैं। ये जो पुतिन का अदृश्य हाथ बताया जा रहा है वो ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली की तरफ से बताया जा रहा है। और आपको बता दूं, बाकी देशों पर आप भरोसा करो या ना करो, लेकिन ब्रिटेन के जो मंत्री या टॉप लेवल के जो
ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो कभी हवा हवा ही नहीं बताते हैं, वो वही बताते हैं जो एग्जैक्ट उनको कुछ मिलता है, वो ज़्यादा खुल के नहीं बोलते हैं। लेकिन इसीलिए जॉन हेली के जो बयान है उसको लेकर बड़ा ही कहते हैं ना, ट्रंप और इजराइल वो सोच में पड़ गए हैं कि अगर इसी तरीके से हमारे अड्डों पे हमला होता रहा, इसी तरीके से हमारे एयर डिफेंस तबाह होते रहे तो हम करेंगे क्या। अभी की मैं स्थिति आपको ये बता दूं कि जो 2500 मिसाइलें दागी गई हैं उसमें से आप जो समझ लो 2100 मिसाइलें अमेरिका और इजराइल के अड्डों पर दागी गई हैं। 3000 तक हैं, लेकिन उसमें से 2100 जो हैं वो अमेरिका और इजराइल के अड्डों पे दागी गई हैं। पहले ही दिन मैं आपको बता रहा हूँ इजराइल पे 315 मिसाइलें दागी थी, बैलिस्टिक मिसाइलें भी थी उसके अंदर, और ड्रोन की तो संख्या अलग थी। और जब पहली बार युद्ध हुआ था तब पूरे 12 दिन के युद्ध में लगभग 600 से 700 मिसाइलें ईरान ने इजराइल पे दागी थी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि मिसाइल को दागना कोई ऐसा नहीं है कि उसको माचिस लगाया और रॉकेट को उड़ा दिया, उसका पूरा लॉन्चर सिस्टम होता है, उसकी लोकेशन ट्रैक करना, जहां आपको अटैक करना है, उसके सारे डेटा को फीड करना। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कई इसमें मिसाइलें ऐसी होती हैं जिसका फ्यूल जो है वो लास्ट मिनट पे उसको उसमें भरा जाता है। इसमें आपको मैं बता दूं बैलिस्टिक मिसाइलों में और क्रूज़ मिसाइलों में कुछ मिसाइलें ऐसी हैं जिनको हम अलग अलग टुकड़ों में रखता है ईरान, और आखिरी वक्त में उसको जोड़ता है, उसके अंदर फ्यूल डालता है, उसका एक कॉम्बिनेशन होता है, उस फ्यूल को डालता है। वो किस हिसाब से डालता है कि उसको कितनी दूर अटैक करना है। अब जैसे ईरान ने एक औसत निकाल रखा है कि उसको कम से कम 400 किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 1800 किलोमीटर तक मार करनी है। वो उसी हिसाब से उसका फ्यूल भरता है, उसी हिसाब से उसको अटैक करता है, उसी हिसाब से उसका वॉरहेड को सेट करता है। इसीलिए जब क्या हुआ, ईरान ने अच्छे तरीके से तबाही मचा ली तेल अवीव के अंदर, हाइफा के अंदर, बैन गुरियन के अंदर, शेनबेत के अंदर, तब उसने क्या बोला कि अब जो हम हमला करने वाले हैं वो 1 से 2 टन वॉरहेड वाली मिसाइलों से करेंगे। और ये इसका मतलब आप जानते हैं, ये अपने आप में परमाणु धमाके की गूंज जैसा होगा। परमाणु धमाका नहीं, परमाणु धमाके की जो गूंज होती है ना, जो कानों को सुन कर देती है, जो शरीर के जो उसकी शॉक वेव्स होती हैं, जो शरीर को चटका सकती हैं, ये ऐसा वॉरहेड होता है जो कहते हैं ना बुरादा बना के रख देगा बिल्डिंगों का। और इसी का हमला जो तेल अवीव पे है वो देखा गया है, और इसी को लेकर नेतन्याहू सबसे ज़्यादा परेशान है। ऐसे भी दावे किए गए हैं कुछ रिपोर्ट में कि 8 मार्च के बाद से नेतन्याहू का सीधा लाइव कोई भी भाषण अब तक नहीं आया है। इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा कोई डेडली तरीके से अटैक करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स हैं, जो इस वक्त मोर्चा संभाले हुए हैं। और इस वक्त ऐसी भी खबरें हैं कि जो जितना भी कमांड यूनिट है इजराइल की, वो सब बंकर से अपने आप को पूरा उसने पैक कर रखा, वहीं से वो सारी प्लानिंग बना रहे हैं, वहीं से अपनी दिशा निर्देश दे रहे हैं, वहीं से सारे अटैक हो रहे हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 2 हफ्ते की जंग के बाद भी ईरान जो है वो पूरी चट्टान के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। और अमेरिका और इजराइल इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम आखिर इसको हराएं कैसे। अब एक ही चीज़ है, ट्रंप हर हालत में इस युद्ध को ख़त्म करके वापस जाना चाहते हैं। नेतन्याहू का सीधा सा मकसद है कि जब तक हम ईरान से खामनेई शासन का पूरा सफाया नहीं करेंगे, हम तब तक अपना युद्ध नहीं रोकेंगे। और इसीलिए नेतन्याहू ने बोला कि आने वाले दिनों में अब वो ईरान नहीं होगा जो आज का ईरान था। आने वाले दिनों में अब वो पश्चिमी एशिया आपको नहीं दिखाई देगा जो आज आपको दिखाई देता है। इसके पीछे का मकसद क्या था? इसके पीछे का सीधा सा मकसद था, नेतन्याहू ने इशारे में बता दिया कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब इजराइल का एक बहुत बढ़िया साझेदार बन सकता है, क्योंकि सऊदी अरब इस समय ईरान से बहुत बुरी तरीके से गुस्सा है, वो पाकिस्तान तक का सहारा ले रहा है। और आपको पता ही होगा कि शहबाज शरीफ अपने कुछ मंत्रियों के साथ सऊदी अरब जा रहे हैं, प्रिंस सुल्तान से मिलेंगे और उनको बताएंगे कि सर आप हमसे जहाँ बोलो वहाँ हम बम मारने को तैयार हैं ईरान के ऊपर। और हो सकता है कि पाकिस्तान इसमें एक बहुत बड़ा ब्लंडर करे, हो सकता है ईरान को हराने के लिए आखिरी चोट पाकिस्तान की ज़मीन से स्टार्ट हो ईरान की तरफ, क्योंकि उनकी सीमाएं आपस में बड़ी आसानी से मिलती हैं और दूरी भी कम होगी और इसका फ़ायदा भी उठाएंगे। इसीलिए ट्रंप ने बोला है कि अगले हफ्ते जो हम बड़ा हमला करने जा रहे हैं वो ईरान पर निर्णायक हमला होगा, उसके बाद ईरान की हम कमर पूरी तरीके से तोड़ देंगे। फिलहाल ट्रंप की बातों में हम इसलिए ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि जो उनके जो दावे होते हैं वो हमेशा खोखले साबित होते हैं। उनके बयान हर 8, 10, 15, 20 घंटे में बदल जाते हैं। उनकी सारी जो प्लानिंग है जिसके वो दावे करते हैं मीडिया के सामने, वो खोखली साबित होती हैं। और इसीलिए अब जो ईरान है उसके लिए रूस और चीन जो हैं वो रामबाण साबित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जहां रूस उसको इंटेलिजेंस इनपुट भरपूर दे रहा है, वहीं पोटेशियम परक्लोनेट, आपको बता दें सोडियम परक्लोनेट एक ईंधन होता है जो मिसाइल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, उससे भरे हुए 2 जहाज़ चीन से ईरान की तरफ रवाना हो गए हैं। और ये वही सोडियम परक्लोनेट है जो मिसाइलों के अंदर यूज़ करेगा ईरान।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये युद्ध लंबा खिंच रहा है, वरना दो दो जहाज चीन से नहीं चलते, और चीन भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता, ना ही धमकी देता कि हमारे जहाज़ों पे हमला नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आप समझ लीजिए, और ये लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, आप देखिएगा इन लोगों की हिम्मत नहीं है कि चीन के जहाज़ों पर हमला कर लें। उनको पता है कि अगर चीन अगर अपने असली मकसद में उतर आया तो वो इनकी छोटी छोटी जो पनडुब्बियां भी इधर उधर घूम रही ना, उन तक को नष्ट करवा सकता है ईरान से। और अब हमें ये देखना होगा कि अगर ईरान के पास वास्तव में मिसाइल क्षमता भरपूर बची है तो वो कब तक युद्ध करता है। अब ये सब कुछ इस पर तय होता है कि ईरान इस युद्ध को किस तरीके से लेगा। अभी तक का अगर हम बात करें तो ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता से पूरी दुनिया को चकरा दिया है, चकित कर दिया, दंग कर दिया है। और मिसाइल के मामले में ईरान ने साबित कर दिया है कि उसकी मिसाइल और उसके ड्रोन का तोड़ सुपर पावर अमेरिका और इजराइल के पास भी नहीं है। और अब देखना होगा कि अगर ज़मीन पर अमेरिका की फ़ौज उतरती है तो उसका क्या नतीजा निकलता है। आगे जो भी 24 से 48 घंटे के अंदर बड़े डेवलपमेंट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। मैं इतना आपसे ज़रूर कहना चाहता हूं कि मेरी टिप्पणियों पे अपनी टिप्पणियां ज़रूर करिए और आप बताइए कि ये युद्ध किस तरफ जा रहा है। फिलहाल पूरी दुनिया में खलबली है, तेल के दाम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हर देश में कोहराम मचा हुआ है गैस तेल को लेकर। आप बताइए कि इस संकट की घड़ी में भारत का रुख क्या होना चाहिए। फिलहाल भारत के पक्ष को लेकर ईरान जो है वो बेहद खुश है और उसका कहना है कि भारत हमें के साथ हमारे अटूट संबंध है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत हमारा इसी तरीके से साथ देगा। भारत ने अमेरिका इजराइल दोनों को बोला है कि हम आपके साथ हैं, हम चाहते हैं कि इस युद्ध को रोकिए। अब देखना होगा कि ईरान की जिद जीतती है या ट्रंप और नेतन्याहू का वो कहते हैं ना मिशन, जिसके बारे में उन्होंने कल्पना की थी कि हम एक दिन एक ऐसा ईरान स्थापित करेंगे जहां ना परमाणु बम होंगे, ना ही वहां पे बैलिस्टिक मिसाइलें होंगी और ना ही वहां पर हूती, यमन और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के समर्थन करने वाले लीडरशिप होगी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल इस पर आप टिप्पणियां ज़रूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।